नमस्ते बच्चों। नवमी कक्षा के इस क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं प्रकरण 15 दाज्यू, जिसके लेखक है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 3 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका गटवार, 7 के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नवरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महाकवि प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। कहानी को पढ़ने से पहले उनके सारांश को देख लेते हैं। इस कहानी में 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफे में बॉय का काम करता है। जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफे में आते हैं। वे उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़के से बातचीत होती है। वह अपना नाम मदन बताता है। वह अपने गांव का नाम भी बताता है। लड़का यह जानकर बहुत खुश होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जगदीश बाबू भी उसके गांव के पड़ोस वाले गांव के हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपना बड़ा भाई मिल गया है। वह उन्हें दाज्यू का मतलब बड़ा भाई कहकर संबोधित करने लगता है। 2-4 दिनों में दोनों का अजनबीपन बिल्कुल दूर हो जाता है। जगदीश बाबू जब भी कैफे से हुए परिचय द्वारा जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया था, परंतु वे उसके द्वारा बार बार कहे जाने वाले दाज्यू संबोधन को पसंद नहीं करते थे। एक दिन जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया और कहा। दाज्यू शब्द सुनते ही वे क्रोधित हो उठे। मदन ने पूछा। जगदीश बाबू बोले, चाय नहीं, लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। मदन प्रेस्टीज शब्द का अर्थ समझे बिना ही सब कुछ समझ गया। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना करके वह घंटों सिसकियां भरकर रोता रहा। रो लेने पर
उसके अंतर की व्यथा शांत हो गई। उसने कुछ निश्चय किया और फिर अपने काम में लग गया। दूसरे दिन अपने बचपन के साथी हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफ़े में चाय पीने गए। जगदीश बाबू के बुलाने पर वह पहले जैसी तत्परता से उनके पास नहीं आया। उनके दोबारा बुलाने पर ही आया। आज उसके मुंह पर न पहले जैसी मुस्कान थी और न उसने दाजू क्या लाऊं कहा। हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वह चुप रहा। जगदीश बाबू ने फूट पड़ेगा। हेमंत ने दोबारा नाम पूछा तो बॉय कहते साहब मुझे कहकर मदन मुड़ गया। प्रस्तुत कहानी में बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच जो अपनापन और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं, वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाजू कहानी का केंद्र बिंदु है। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफ़ाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी स्फूर्ति। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे फांसी कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। हो वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक मारते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है उस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यही अकारण ही नहीं होता। उस एकांकीपन की अनुभूति उस अलगाव की जड़ें होती है। बिछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर
के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट जाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है सब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। टोटिया लगो, वह संकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकांकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह मानो अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा था। अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, इजामा, बाबा, दीदी, भूली, छोटी बहन, दाजियो, बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजियो, हाँ दाजियो। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। दाजू, आज तो बहुत ठंड है। दाजू, क्या यही भी यूं हिम पड़ेगा? दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ पड़ती, और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। आर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? पानी लाओ। लाया दाजू। दूसरी टेबल से मदन की आवाज़ सुनाई देती। मदन दाजू शब्द को उतनी आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा, परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता, और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यमवर्तीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहंकार की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू, चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं,
यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कहकर वह घुटनों से सर्द कोठरी में सिसकिया भर रोने लगा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी की आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। उमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊ दाज्यू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाज्यू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़िया है? हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें? जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था।